So after completing banking company, let's start non-banking financial company. ये भी आप लोग का एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान रखना लास्ट जस्ट May 22 अटेम्प्ट में क्या किया था इंस्टीट्यूट ने, 2 क्वेश्चन पूछा, दोनों ही बैंकिंग कंपनी से पूछ ले, मतलब ये 110% श्योर है इस बार May 23 अटेम्प्ट के अंदर November 22 अटेम्प्ट के लिए NBFC पेपर में रहेगा ही रहेगा। नॉर्मली इसका वेटेज 5 मार्क्स है, बहुत रेयरली इंस्टीट्यूट क्या करता है इसको 10 मार्क्स में पूछ लेता है, बट वो रेयरेस्ट सिचुएशन है। 5 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा। एकदम सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, कुछ 3 to 4 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को करना है। वी विल बी कवरिंग द एंटायर स्टडी मैट एंड अपना कंपाइलर। उतना क्वेश्चन आपने कर लिया और नोट्स को 3-4 बार पढ़ लिया, बहुत है एनबीएफसी, उससे ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। हाँ, उससे ज्यादा किसी को पढ़ने का मन है वो इंस्टीट्यूट का बुक से ड्रिल डाउन कर सकता है, बट प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड जितना रिक्वायरमेंट है अपन उतना पढ़ेगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, टॉपिक का नाम ही क्या है, नॉन बैंकिंग यानी फाइनेंशियल कंपनीज, यानी ऐसी कंपनीज जो फाइनेंस में, यानी जो पैसा देती है। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, फाइनेंस का मतलब पैसा देना, लेकिन बैंक्स नहीं है वो। ऐसी कंपनीज जो पैसा वगैरह लोन्स एंड एडवांसेस में देगी, बट दे विल नॉट बी कैटेगराइज्ड एज बैंक्स। ठीक है, बैंक से डिफरेंट होगा, क्योंकि बैंक्स का काम भी क्या होता है, बैंक्स का काम होता है लोगों से पैसा डिपॉजिट्स लेना, फिर उसी पैसे को किसी और को लोन देना या फिर इन्वेस्ट करना। दैट इज द पर्पस ऑफ द बैंक। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इन लोग क्या करते हैं, इन लोग डिपॉजिट्स नहीं ले सकता, इन लोग अपना ही पैसा क्या करता है, या तो लोन्स एंड एडवांसेस देता है या फिर उसको इन्वेस्ट करता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आया। बैंक्स में बैंक पैसा एक्सेप्ट करके आगे देती है, वेयरएज एनबीएफसी क्या करती है, डायरेक्ट अपना ही पैसा मार्केट में एज ए लोन्स एंड एडवांसेस देती है और इन्वेस्ट करती है। क्लियर है? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसी। और आपने देखा होगा बैंक्स को हम लोग पेमेंट्स गेटवे की तरह भी यूज करता है। ठीक है, बैंक्स अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इश्यू करता है, वेयरएज एनबीएफसी ये सब नहीं कर सकता। बैंक्स अपना चेकबुक देता है, हम लोग चेकबुक के थ्रू भी पे करता है, लेकिन एक एनबीएफसी वो सारा काम नहीं कर सकती। एनबीएफसी कौन है? इट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड, it is a company registered under the Companies Act, whereas banks क्या था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो बैंक्स के लिए अपना खुद का एक्ट है, लेकिन एनबीएफसी के ऊपर कौन सा एक्ट लग रहा है, वही जो बाकी कंपनीज के लिए लगता है। यानी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और 2013। यदि कोई पुराना एनबीएफसी है वो तो पुराना एक्ट में ही रजिस्टर्ड हुआ होगा, 1956 जब था अपना, और जब अपना 2013 आया तो उसके बाद जब से न्यू एक्ट आया है उसमें कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुआ तो वो क्लियर है, तो उसको हम लोग एनबीएफसी बोलेगा। लेकिन उसका काम क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस देना। ठीक है, काम बैंकिंग जैसा ही करता है, मतलब पैसों, लोगों को पैसा उधार देना, तो लोन्स एंड एडवांसेस देना। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, सिक्योरिटीज मतलब इन्वेस्टमेंट करना। एक्विजिशन करना मतलब इन्वेस्टमेंट करना, पैसा कहाँ कहाँ पे, शेयर्स में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर, सिक्योरिटीज इश्यूड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मतलब कोई दूसरा कंपनी का या फिर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, किसी में भी, इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करना। लास्ट, लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस, चिट बिजनेस। ठीक है, ये सारा काम भी एनबीएफसी करते हैं। जैसे इंश्योरेंस वाला, बहुत सी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इंश्योरेंस करती है ना आजकल। ठीक है, तो वो क्या है, वो तुम लोग से कोई पैसा थोड़ी डिपॉजिट्स लेती है, वो अपने तरफ से इंश्योरेंस करके दे रही है, उसके लिए जस्ट आपसे प्रीमियम अमाउंट लिया जाता है। लीजिंग एंड हायर परचेज का मतलब बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, कभी कभी तो वो क्या करते हैं, या फिर बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज होती है उनके पास में, उनका काम ही क्या है, प्रॉपर्टीज को लीज पे देना। 40 इयर्स लीज, 90 इयर्स लीज, इस तरीके से लीज पे देते हैं ना, तो वो क्या, लीजिंग का बिजनेस। यहाँ पे भी वो कोई पब्लिक से डिपॉजिट तो नहीं ले रहे, राइट, या फिर कोई पब्लिक की प्रॉपर्टी तो कहीं आगे में लैंड नहीं करे, उनकी खुद की प्रॉपर्टी उन लोग क्या कर रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं। हायर परचेज मतलब जब बड़े बड़े, आप देखते हो कंस्ट्रक्शन साइट्स में बहुत बड़े बड़े क्रेन्स का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, एंड एवरी कॉन्ट्रैक्टर पॉसिबल नहीं है कि वो क्रेन्स को परचेज करे, तो उन लोग क्या करते हैं, ऐसी कंपनी के पास अप्रोच करते हैं जिसके पास बहुत पैसा है, जो लोग इसको परचेज कर सकते हैं।
उन लोग को बोलते हैं कि आप परचेज कीजिए और हम लोग को भाड़े पे दे दीजिए, रेंट पे दे दीजिए, उसी को बोलते हैं हायर परचेज। ठीक है, तो ये सारा टाइप का बिजनेस करता है मेरा एनबीएफसी। इज इट क्लियर? बट डज नॉट इंक्लूड जिसका प्रिंसिपल बिजनेस मतलब मोर कोर एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। प्रिंसिपल बिजनेस क्या नहीं होना चाहिए? एग्रीकल्चर का नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी मतलब प्योर एक बिजनेसमैन का तरह इंडस्ट्रीज नहीं चलाना चाहिए, परचेज और सेल ऑफ एनी गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है, देन परचेज और सेल और कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग एनबीएफसी, यानी किसी एनबीएफसी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस ये सब है, तो उसको एनबीएफसी नहीं बोला जाएगा, एक नॉर्मल कंपनी बोला जाएगा। इज इट क्लियर? ये था अपना डेफिनेशन ऑफ एनबीएफसी। एग्जांपल्स के तौर पे अपने पास बजाज फाइनेंस, ठीक है, मुथूट फिनकॉर्प, फिर मनप्पुरम गोल्ड लोन, ये सब क्या है? ये सब एनबीएफसीज है। ठीक है, इन लोग कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इश्यू नहीं करता, चेकबुक इश्यू नहीं करता, इन लोग जस्ट क्या करते हैं, पैसा लोन पे देते हैं। एंड नॉर्मली एनबीएफसी के पास हमें क्यों जाना पड़ता है? बैंक्स के पास बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। ठीक है, माना बैंक जब लोन देती है, बैंक का जो लोन इंटरेस्ट है वो बहुत नॉमिनल है, बट वहां पे प्रूडेंशियल नॉर्म्स बहुत है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क ज्यादा होता है। वेरेज ये एनबीएफसी वाले लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, आजकल तो तुम देखोगे तुम्हारे पास या फिर बिजनेसमैन के पास रैंडम फोन आते रहते हैं इन एनबीएफसी कंपनीज का, सर हम लोग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि इफ आई से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फोन आते रहते हैं, सर आपके प्रोफेशनल डिग्री के ऊपर हम लोन दे रहे हैं, आपको कुछ सिक्योरिटी नहीं देना, आपको कोई लोन प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लगेगा, डायरेक्टली डिसबर्स हो जाएगा, सर्टेन 2 या 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। बट ऐसा चीज बैंक्स नहीं करती है, ऐसा रिस्क बैंक नहीं ले सकती, ये सब रिस्क कौन ले सकता है? एनबीएफसी। तो वहां पे एनबीएफसी का काम, और एनबीएफसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है एज कंपेयर टू द बैंक्स। क्लियर है ये वाला चीज? अब देखो एनबीएफसी, इंडिया के अंदर में एनबीएफसी यदि आपको ऑपरेट करना है तो आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 45A ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। पहले तो एज ए कंपनी रजिस्टर्ड कराओगे अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, एंड देन उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई एक्ट 1934 में जो बोला गया है उस नॉर्म्स को फुलफिल करना पड़ेगा। सेक्शन 45IA क्या बताता है? एवरी एनबीएफसी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस shall obtain certificate of registration from the RBI। जस्ट कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना इज नॉट सफिशिएंट, आपको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एंड सेकेंडली आपकी एनबीएफसी कंपनी का नेट ओन्ड फंड 2 करोड़ रुपए होना पड़ेगा कम से कम। 200 लाख का मतलब क्या हो गया, 2 करोड़ रुपए, यानी कम से कम मिनिमम नेट ओन फंड शुड बी ऑफ रुपीज 200 लाख, दैट इज 2 करोड़ रुपीज, ये होना ही पड़ेगा। आगे चल के हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेगा, हाउ एन एनबीएफसी कैलकुलेट नेट ऑन फंड। ये नेट ऑन फंड का कैलकुलेशन क्या है, इसके ऊपर बहुत बार इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत बार इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पार्ट, एनबीएफसी क्या क्या बिजनेस करेगा? एसेट फाइनेंस कंपनी, ठीक है, कोई बड़ा बड़ा एसेट्स भाड़े पे देना, प्रॉपर्टीज या इक्विपमेंट लीज पे दे देना, बहुत बड़ी मशीनरी है। हर एक बिजनेस के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स खरीदना पॉसिबल नहीं है, बट इफ वो बिजनेस करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, लोन पे मतलब रेंट पे ले सकता है ना उन मशीन्स को, 10 साल 15 साल 20 साल या 25 साल का, तो उसको क्या बोलता है, हायर पे लिया, लीज पे लिया, राइट? तो इस टाइप का बिजनेस लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी खोल सकती है एनबीएफसी, इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल सकती है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, यानी नॉर्मली फाइनेंस का काम। इस टाइप की कंपनीज को अपन एनबीएफसी बोलता है। क्लियर है? एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी जिसका काम क्या है, लोगों को पैसा लोन में देना एंड इन्वेस्टमेंट करना, यही 2 मेन काम होता है एनबीएफसी का। क्लियर है? So we can now understand distinguish between banks and NBFC। बैंक्स क्या है, जो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, क्योंकि बैंक में आप पैसा डालते हो जब मन चाहे निकाल सकते हैं ना, बट एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट्स ले ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा काम वो कर ही नहीं सकता, बिकॉज ये बैंक नहीं है कि लोगों का पैसा अपने पास रखेगा, गवर्नमेंट मारेगा थप्पड़, बोलता फिर हम लोग क्यों हैं,
और यदि तुम लेना चाहते हो तो तुम्हारा कोई भरोसा है क्या? कल को तुम चले गए तो तुमने अपनी कंपनी को उड़ा दिया, बंद कर दिया, फिर बेचारी पब्लिक कहाँ जाएगी? तो आप पब्लिक का पैसा ऐसे अपने पास नहीं रख सकते। सेकेंडली, बैंक्स चेक इश्यू करती है, वेयर एज एनबीएफसी चेक इश्यू नहीं कर सकती। बैंक्स के अंदर में DICGC कवर अवेलेबल है, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। पढ़ा था हमने बैंक्स के अंदर में डिपॉजिट्स पे, बैंक्स के अंदर हम जितना भी डिपॉजिट्स रखते हैं उसमें DICGC फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। मतलब जितना भी पैसा आपने डिपॉजिट कर रखा है उसके ऊपर आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। ये चीज फैसिलिटी अवेलेबल है बैंक्स में, यानी ये DICGC गारंटी वगैरह ले लेता है। वेयर एज ऐसा कुछ भी नहीं है इन केस ऑफ NBFC। इट इज अ पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके थ्रू पेमेंट कर देता है ना, बैंक के थ्रू किसी को भी चेक दे दिया, हाँ ठीक है तुम पैसा ले लेना, एंड बैंक क्या करता है, सेटल कर देता है हमारे बिहाफ में। बट NBFC में आप ऐसा नहीं कर सकते। सपोज तुमको किसी को पैसा चुकाना है तो तुम ऐसा नहीं बोलोगे हाँ हाँ मेरा उस NBFC में लोन चल रहा है, तुम जाओ वहां से पैसा ले लेना, ऐसे थोड़ी दे देगा उन लोग। वहां से तुमको और एक नया लोन लेना पड़ेगा, राइट? एंड वो लोन तुम्हारे पास आएगा, तुम उसके बाद उसको आगे पे कर पाओगे ना। डायरेक्टली तुम पेमेंट एंड सेटलमेंट उसको NBFC को नहीं बोल सकते, ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं देता। ये सिर्फ बैंक्स के अंदर में होता है कि आपका जब मन किया आपने बोल दिया बैंक्स प्लीज मेरे बिहाफ में इसको पे कर देना, तो वो आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा ना। बट NBFC में तो ऐसा कहानी है नहीं, इट इज प्योरली अ लोन अकाउंट। क्लियर है? तो ये एक बेसिक डिस्टिंग्विश है बिटवीन बैंक्स एंड NBFC। एंड कभी भी हो सकता है इंस्टीट्यूट पूछ ले आपसे 4 मार्क या 5 मार्क में, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक अपने को पता चलता है कि NBFC होता क्या है, ठीक है? कुछ नहीं, NBFC का प्योरली काम क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस देना, इन्वेस्टमेंट देना, डिपॉजिट्स वगैरह एक्सेप्ट नहीं करता है। उन सबको हम लोग NBFC बोलते हैं। दिमाग में एग्जांपल्स होना चाहिए, मनप्पुरम गोल्ड फाइनेंस, कोई भी गोल्ड फाइनेंस वाली जितनी भी कंपनी, नाम ही लिखा होता है फाइनेंस, ठीक है? फिर तुम्हारा बजाज फाइनेंस, नाम ही लिखा हुआ है ना बजाज फाइनेंस, मतलब उनका काम ही फाइनेंस है, ठीक है? ये सारा चीज तो इतना तक समझ में आता है NBFC क्या है। अब देखो NBFC में जो पहला कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है नेट ओन फंड मिला था। ये नेट ओन फंड आप निकालते कैसे हो? आपने बैंकिंग कंपनी के केस में Tier 1 कैपिटल एंड Tier 2 कैपिटल निकाला था ना, जो Tier 1 कैपिटल था ना वही आपका नेट ऑन फंड होता है इन केस ऑफ NBFC। अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, जो Tier 1 कैपिटल आपने बैंकिंग में सीखा था वही आपका यहाँ पे है। देखो ओन फंड, सबसे पहले नेट निकालने से पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस निकालना पड़ता है। तो ओन फंड में क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल कौन सा, कन्वर्टिबल, यानी जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे उसी को कंसीडर किया। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस, लेकिन कौन सा रिजर्व्स एंड सरप्लस, ओनली दोज रियलाइज्ड इन कैश। तो टेल मी क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व इसका पार्ट बनेगा क्या? क्योंकि वो नॉट रियलाइज्ड इन कैश होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व वो नहीं बनेगा। ओनली दोज कैपिटल रिजर्व्स which are realized in cash। कोई भी ऐसा रिजर्व है जो realized in cash नहीं होता, वो मेरे यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर है? तो देखो कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये मालिक का पैसा। अब इसमें से क्या उड़ा देंगे, डेबिट बैलेंस, कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, और ये दो चीज, ये फिक्टिशियस एसेट्स हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड बुक वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। ध्यान रखना, इफ एग्जाम में आपका माथा घूम जाए तो इस वर्ड में यहाँ पे बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू नहीं है। इफ बाय चांस क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स भी लिख दे ब्रैकेट में, तो अपने को क्या कंसीडर करना है, बुक वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। यही चीज आप Tier 1 कैपिटल निकालने के लिए करता था वहां पे, राइट? और वही चीज यहाँ पे करना है। क्या क्या लेना है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कन्वर्टिबल है, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में विच कैन बी रियलाइज्ड इन कैश या विच इज रियलाइज्ड इन कैश, उसमें से 2-3 चीज माइनस करना है। PNL का डेबिट बैलेंस, कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो वो रिजर्व्स एंड सरप्लस से हटा देंगे, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप का फिक्टिशियस एसेट्स है तो उसको राइट ऑफ करेंगे, एंड बुक वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। देन वी विल गेट ओन फंड, ठीक है? उस ओन फंड से ध्यान रखना, नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। ओन फंड से आप क्या माइनस करोगे, इफ कोई भी NBFC ने अपनी सब्सिडियरीज या ग्रुप कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। अब इन्वेस्टमेंट बोले तो किसमें, या तो इक्विटी
या प्रेफरेंस या डिबेंचर्स, किसी में भी कोई भी सिक्योरिटीज में इफ एनबीएफसी एक कंपनी ने अपनी ग्रुप कंपनीज या फिर दूसरी सब्सिडियरीज या जॉइंट वेंचर कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो भी उसका कोई कैपिटल फंड नहीं है, वो भी उसका कोई पैसा नहीं है, ठीक है। उसमें भी कितना कंसिडर करना है, 10% इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ ओन फंड। यदि आपका ओन फंड 1000 है, ओन फंड आपका 1000 करोड़ है, राइट, तो ध्यान रखना 100 करोड़ से ज्यादा जितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको आप कंसिडर नहीं करोगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट ओन फंड। यानी इस ओन फंड में का 10% से ज्यादा जितना भी वैल्यू होगा उसको अपन नेट ओन फंड कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। वो उतना वैल्यू, एक्सेस वैल्यू हम लोग क्या करेगा, ओन फंड से माइनस कर देगा, तो मेरा निकलेगा नेट ओन फंड। आई बात समझ में ये वाला? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 2-3 बार इसको देखना, अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर बहुत बहुत बार क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। ये 2-3 कैटेगरीज है जिसपे इंस्टीट्यूट बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो ये एक वन ऑफ द कैटेगरी है जहां पे नेट ऑन फंड निकालने के लिए आपके पास क्वेश्चन आता है। बहुत कुछ डेटा दे देगा, लेकिन अपने को तो इतना पता होना चाहिए। और जो इन्वेस्टमेंट माइनस करना है, कौन सा इन्वेस्टमेंट माइनस करना है, जो उसकी खुद की सब्सिडियरीज एंड ग्रुप कंपनी में कर रखा है। कोई अदर इन्वेस्टमेंट है उसको माइनस नहीं करना, सिर्फ सब्सिडियरीज एंड ग्रुप कंपनी वाला इन्वेस्टमेंट अपने को माइनस करना होता है। इन्वेस्टमेंट किसी में भी हो सकता है, चाहे वो इक्विटी में है, चाहे वो प्रेफरेंस में है, चाहे डिबेंचर्स में, उससे फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट। क्लियर है ये वाला चीज? तो इसके ऊपर अपने को अभी क्वेश्चंस देखेंगे, उससे पहले एक बार देखते हैं कि एनबीएफसी होता कितना तरीके का है, ठीक है। अब देखो, कुछ एनबीएफसी को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया इंडिया में और कुछ को इंपॉर्टेंट नहीं माना गया। अब बताओ आप इंपॉर्टेंस किसको देते हो, बड़े आदमी को या छोटे आदमी को? यानी जो एनबीएफसी बड़ी है वो इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के नजर में, ठीक है। और जो एनबीएफसी छोटी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है बट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी बड़ी वाली ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज बड़ी एनबीएफसी ने क्या किया होगा, बड़ा बड़ा लोन दिया होगा। यानी सपोज आई एम अ वेरी बिग एनबीएफसी, मैंने बहुत से बिजनेसमैन को लोन दिया होगा अलग अलग जगह। सोचो यदि मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा, मेरा पैसा डूब गया, तो मैं क्या करूंगा, खत्म। बिकॉज इट वी नो इन इंडिया इट इज नॉट पॉसिबल, इंडिया क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज नॉट पॉसिबल कि हर कोई को लोन बैंक दे। इट इज नॉट पॉसिबल, बैंक के पास भी अपना लिमिटेशंस है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, जैसे पुराने जमाने में होता था ना ब्याज का धंधा, इंटरेस्ट पे लोग जीते थे, एनबीएफसी बेसिकली इंटरेस्ट कंसेप्ट ही है। इट्स अ लीगलाइज्ड फॉर्म ऑफ ब्याज पे पैसा देना। पुराने जमानों में ये सब चीज का रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। ओल्ड एज टाइम में लोग क्या करते थे, मुनीम जी लोग होते थे या फिर बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं, ठीक है, पैसे वाले, उन लोग क्या करते थे, कुछ लेते थे और उसके बदले में लोन दे देते थे। तो वो काम क्या कर रहे थे, वो एनबीएफसी का ही तो काम कर रहे थे। उन लोगों ने कोई चेक इशू किया, कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड इशू करते थे क्या? ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। जैसे कि आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट है तो सेठ जी के पास जाता है, सेठ जी प्लीज हमको पैसा दे दो, उधार दे दो। तो सेठ जी क्या करता था, उनकी ज्वेलरी ले लेता था, वो सब मॉर्गेज लेके क्या करता है, लोन दे देता है। वो भी एक एनबीएफसी है, ठीक है। बट ये एनबीएफसी क्या है, लीगलाइज्ड एनबीएफसी है, रजिस्टर्ड है, बस उतना ही डिफरेंस है। बट वहीं से कंसेप्ट आया, वही एक प्रोसेस है, बस थोड़ा सा विद एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में। ये चीज क्लियर है? अब एनबीएफसी में कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है। बड़ी एनबीएफसी का मतलब हो गया जो डिपॉजिट्स लेती है, ठीक है, जो डिपॉजिट्स लेती है। और कुछ होता है जो डिपॉजिट्स नहीं लेती है। डिपॉजिट्स लेने वाले कुछ एक्सेप्शनल डिपॉजिट्स है, ठीक है, एक्सेप्शनल डिपॉजिट। जैसे कि अभी मैंने बोला ना, गोल्ड लेके पैसा देना, प्रॉपर्टी क्या करेगा, आपका डॉक्यूमेंट जो है, प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है वो अपने पास रख लेगा, उसके अगेंस्ट में आपको लोन देगा। तो ये सब क्या हो गया, डिपॉजिट टेकिंग। कुछ होता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग, डायरेक्टली, जैसे बोलो ना आजकल फोन करते हैं कि सर आपका डिग्री के ऊपर में हम लोग 40 लाख का ओवरड्राफ्ट लिमिट दे देगा आपको, या फिर सीसी लिमिट अवेलेबल है आपके सीए का डिग्री के ऊपर में। अरे मैंने तो मांगा ही नहीं, फिर भी वो लोग सामने से बोले। फिर मेरे को दिमाग में था 40 लाख का सीसी लिमिट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ तो मॉर्गेज रखना पड़ेगा ना, कल को मैं ड्रॉइंग करके भाग गया तो, राइट। बट वो मुझसे कुछ नहीं मांगते, बोलते सर कुछ चाहिए ही नहीं, आप एक काम करो, आप अपनी सीए की डिग्री का कॉपी दे दो,
बैंक स्टेटमेंट का दे दो, कहानी खत्म। पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड इश्यू खत्म, कुछ डिपॉजिट देना ही नहीं है मेरे को, और डायरेक्ट सीसी लिमिट आ जाएगा। फिर मैं जितना चाहूं उतना यूज कर सकता हूँ 40 लाख तक, राइट। तो ये क्या है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग। अब इस नॉन डिपॉजिट टेकिंग में भी दो लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां। इंपॉर्टेंट, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बड़ी कंपनी कौन हो गया, जिसका एसेट साइज मोर देन 500 करोड़ है। एसेट साइज इज मोर देन 500 करोड़। इफ कोई ऐसा एनबीएफसी है जिसका एसेट साइज लेस देन 5 करोड़ है, लेस देन 500 करोड़ है, एंड वो डिपॉजिट्स भी नहीं लेता, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। क्लियर है? एक हो गया सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट यानी बड़े लोग, और एक है नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट मतलब छोटे लोग। इफ यदि कोई एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग है, मतलब वो लेता ही है डिपॉजिट, तब तो अपने आप में बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये दोनों मेरे सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और ऐसी एनबीएफसी जो डिपॉजिट्स नहीं लेती और जिसका नेट एसेट साइज लेस देन 500 करोड़ है, देन वो है नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। बिकॉज एग्जाम में आपसे बोला जाएगा कैलकुलेट प्रोविजंस एंड ऑल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एंड नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट क्या होता है और नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो बताना एक बार, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कौन है? डिपॉजिट्स लेता है, डिपॉजिट्स नहीं लेता बट एसेट साइज इज मोर देन 500 करोड़, और इन दोनों को छोड़ के नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इफ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है मतलब उसको सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी उसके ऊपर सारे के सारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स एप्लीकेबल हो जाएंगे जो एक एनबीएफसी के ऊपर होता है। यानी उसको इनकम रिकॉग्निशन का भी ध्यान में रखना पड़ेगा, कैसे करते हैं, प्रोविजनिंग का भी उसके लिए अलग है, इन्वेस्टमेंट्स को कैसे वैल्यू करना है, एंड उसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी मेंटेन करना पड़ेगा। वेयर इज इन केस ऑफ नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, पहला 3 तो करना ही होता है, बट उसको ये करने की, मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक छोटा एनबीएफसी है, तो उसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर क्वेश्चंस रिलेटेड टू ओन फंड एंड नेट ओन फंड। देखते हैं अपना इंस्टीट्यूट का बुक में कौन सा क्वेश्चंस है। देन कंपाइलर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 अपना इंस्टीट्यूट का, कैलकुलेट ओन फंड ऑफ एन एनबीएफसी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओन फंड निकालना है, नेट ओन फंड नहीं निकालना है। नेट ओन फंड और ओन फंड में डिफरेंस क्या है? ओन फंड से जब हम लोग इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रुप कंपनीज एंड सब्सिडियरीज कंपनी माइनस कर देगा तो नेट ओन निकल जाएगा, बस इतना ध्यान में रखना है। तो अपने पास में पेड अप शेयर कैपिटल है 150 लाख, फ्री रिजर्व्स है 250 लाख, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर तो क्या हो जाएगा, ओन फंड का पार्ट बनेगा 50 लाख। रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा बिकॉज इट इज नॉट रियलाइज्ड इन कैश है, तो ये नहीं आएगा मेरा। तो बस मेरा ओन फंड कितना हो गया, और उससे माइनस करना होता था एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वगैरह, या फिर इनटेंजिबल एसेट्स, लेकिन क्वेश्चन में तो दिया हुआ ही नहीं है। तो कितना हो गया मेरे पास में, 450 लाख इज माय ओन फंड। क्लियर है ये? नंबर 2, नंबर 2 क्या बोला, टेम्पलेटन फाइनेंस लिमिटेड इज एन एनबीएफसी, इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लीज्ड आउट एसेट दिया हुआ है 800 करोड़, इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स ऑफ सब्सिडियरीज एंड ग्रुप कंपनीज, डिवेंचर्स ऑफ सब्सिडियरीज एंड ग्रुप कंपनीज। निकालना क्या अपने को, नेट ओन फंड निकालना है। नेट ओन फंड कैलकुलेट करने के लिए वो भी देख लो क्या बोला नीचे में, एज पर, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कितना भी घुमाने का कोशिश करे एग्जाम में, नीचे सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट लिखे चाहे नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट लिखे, नेट ऑन फंड तो सेम ही है। ठीक है, नेट ऑन फंड के लिए कोई बाइफर्केशन नहीं है। तो नेट ऑन फंड, पहले ओन फंड निकालेंगे। ओन फंड में क्या था, पेड अप कैपिटल, पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना है अपने पास में 100,
देन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल कुछ है क्या? कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल कुछ है क्या? नहीं है। उसके बाद में क्या था? फ्री रिजर्व्स। कितना है फ्री रिजर्व्स अपने पास में? 500। तो ये कितना हो गया? और ये तो 600 हुआ। उसमें से लेस क्या क्या करते थे? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, देन एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, बुक वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो यहाँ पे कोई इंटेंजिबल एसेट्स है क्या? एक भी नहीं है। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है, तो वो माइनस हो जाएगा। कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस है क्या? नहीं है। तो ये हो गया मेरा ओन फंड, ये आ गया ओन फंड, राइट। अब नेट ओन निकालने के लिए क्या करना है? इन्वेस्टमेंट्स माइनस करना है, लेकिन कितना? 10% इन एक्सेस। मतलब ओन फंड का 10% से जितना ज्यादा है। मेरा इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप्स एंड सब्सिडियरीज कंपनीज में कितना है? 200 करोड़ है, राइट। अब कितना एक्सेस है? ओन फंड में से 10% से ज्यादा। ओन फंड है 400 करोड़, उसका 10% बोले तो 40 करोड़। तो 40 करोड़ तक होता तो टेंशन ही नहीं था। अबव 40 करोड़ तो टोटल है 200 करोड़, उसमें से 40 करोड़ तक तो कोई टेंशन नहीं है। एक्सेस कितना? इन एक्सेस ऑफ 10% 160, तो वो माइनस हो जाएगा। कितना आ गया? दिस इज माई नेट ओन फंड। आया समझ में? क्लियर है? ये भी हो गया अपना। उनसे मिलो ना, मंदिर वालों से। हाँ हाँ, वो सब ऐसे ही दिया है कंफ्यूज करने के लिए। कुछ इन्फॉर्मेशन कंफ्यूज करने के लिए होता है। अपने को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए क्या क्या कंसीडर करना है, बस उतना ही एलिमेंट कंसीडर करना है, बाकी क्वेश्चन कितना भी दे दे। ये चीज क्लियर है? और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड अपना इंस्टीट्यूट का मैट में फटाफट ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ तो नहीं होगा, प्रैक्टिकल पार्ट में ढूंढ लो फटाक से। नहीं ये नहीं, ये आपका स्टैंडर्ड सब है, स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है। बस अब एक बार कंपाइलर में भी देख लेते हैं इंस्टीट्यूट ने कितना बार पूछा हुआ है, क्या क्या पूछा हुआ है। पहला वाला क्वेश्चन नहीं है इससे रिलेटेड, सेकंड क्वेश्चन नहीं है, थर्ड भी नहीं है, ठीक है, फोर्थ नहीं है अपने, फिफ्थ है, नेट ऑन फंड निकालने बोला है, ठीक है। थोड़ा सा फॉन्ट्स इधर उधर हुआ है, बाकी तुम लोग के पास जो है वो तो प्रॉपर है ना। यहाँ पे देखो अपने को नेट ऑन फंड निकालने के लिए क्या क्या लेंगे? पेड अप कैपिटल लेंगे, पेड अप इक्विटी कैपिटल, मेरे पास हार्ड प्रिंट आउट है उसमें से कर लेते हैं। पेड अप कैपिटल इसको कंसिडर करेंगे अपन। देन फ्री रिजर्व्स 1250 पूरा का पूरा कंसिडर होगा। क्लियर है? और क्या था? कन्वर्टिबल प्रेफरेंशियल्स बोल के कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। लेस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यस डेफर्ड एक्सपेंडिचर है, ये माइनस हो जाएगा। तो 1250 प्लस 250 यानी 1500, उसमें से 500 माइनस तो 1000। ये मेरा ओन फंड है। अब ओन फंड में से 10% से ज्यादा यदि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है ग्रुप कंपनी में, देखो कर रखा है ना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरीज एंड ग्रुप, इन डिवेंचर्स ऑफ सब्सिडरीज एंड ग्रुप, कितना कर रखा है टोटल? 275। ये एक कर रखा है आपने और एक ये कर रखा है, तो टोटल कितना हो गया? 500। हम मैक्सिमम कितना कर सकते थे? 100 तक तो टेंशन नहीं है नेट ऑन फंड निकालने के लिए। तो एक्सेस कितना है? तो 400 भी माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? दिस इज माई नेट ओन फंड। आया समझ में?
तो इंस्टीट्यूट इस तरीके से भी पूछता है आपसे। आई होप क्लियर है ये। देन नंबर 6 नहीं है, 7 नहीं, 8 है। चलो फटाफट नंबर 8, पेड अप इक्विटी कैपिटल आएगा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, रियलाइज्ड इन कैश होता है, ठीक है। कैपिटल रिजर्व में क्या बोला, 220 लाख सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग, तो 319 में से 220 तो आएगा, ठीक है। उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देन डिबेंचर इशूड नहीं है, कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर ऑफ सब्सिडरीज, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर एनबीएफसी। अदर एनबीएफसी और सब्सिडरीज में तो डिफरेंस है ना, यहाँ बोला ग्रुप कंपनीज में, अदर एनबीएफसी इज नॉट ए ग्रुप कंपनी, क्लियर है। तो मेरा ओन फंड कितना आ रहा है, 25201035 243 प्लस 56 प्लस 220 माइनस 54, 4020 ओन फंड आ गया। इसका 10% बोले तो 402, इससे ज्यादा यदि आपने कर रखा है, कितना कर रखा है, तो उससे ज्यादा तो है ही नहीं। यहाँ पे ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर एनबीएफसी, इंस्टीट्यूट ने इसको क्या कंसीडर किया पता है, ग्रुप कंपनीज। इंस्टीट्यूट इसको मान रहा है, इसलिए ऐसा कुछ आंसर जैसा है। क्या है आपका 4020, तो 171 प्लस 945 1116, उसमें से 402 गया तो 714, 4020 माइनस, नहीं है ये, कुछ टाइपिंग एरर है, ठीक है, वो उतना ही रहेगा, मेरा 4020 ही रहना चाहिए। हाँ, बाई चांस यदि इंस्टीट्यूट इसको भी कंसीडर करता है एज अ नेट ऑन फंड का पार्ट, मतलब इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज, इन्वेस्टमेंट में वैसे तो साफ साफ लिखा हुआ है के अंदर सब्सिडरीज एंड ग्रुप कंपनीज है, एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर एनबीएफसी इज नॉट ए सब्सिडरी और ग्रुप कंपनी, क्लियर है। तो ये वाला चीज अपने को ध्यान में रखना है। एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन कर लेना, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज एंड ग्रुप कंपनीज एंड अदर एनबीएफसीज, पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट्स, एक एनबीएफसी जितना भी इन्वेस्टमेंट करता है वो सब कुछ कंसिडर करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट, चाहे वो सब्सिडरीज में है, चाहे वो ग्रुप कंपनीज में है, चाहे वो आपका कोई दूसरा एनबीएफसी के अंदर है, वो पूरा का पूरा कंसिडर करना है अपने को। और इस क्वेश्चन के अंदर में भी आप लोग आंसर करेक्ट कर लोगे। यहाँ पे ये कितना करना है करेक्शन अपने को, 3306, तो इन दोनों का टोटल करते हैं तो कितना है, 171 प्लस 945 1116, ठीक है। कितना कर सकते हैं अपन मैक्सिमम, 402 10%, तो कितना हटाना पड़ेगा, 714 ओन फंड से माइनस करेंगे तो मेरा नेट ऑन फंड आ जाएगा 3306, क्लियर है ये चीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को नहीं लिया है, इन्वेस्टमेंट बोला ना, सब कुछ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है ये, क्योंकि वहां डिवेंचर्स बॉन्ड्स सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो बॉन्ड्स तो किसी का भी हो सकता है।
यहाँ तक डन है ये वाला पार्ट। नेट ऑन फंड से रिलेटेड इतना ही चीज है आई थिंक, और नहीं है। वो तो बहुत इजी है। पेड अप शेयर ये तो इंस्टीट्यूट का बुक से ही है, एकदम इजी इट इज। 400 लाख फ्री रिजर्व, 200 लाख अपन कंसिडर करेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम को कंसिडर करेगा। कैपिटल रिजर्व में पूरा का पूरा सरप्लस अराइजिंग ड्यू टू सेल ऑफ एसेट्स तो पूरा ही कंसिडर करेंगे। रियलाइजिंग कैश हो गया ना ये तो, ठीक है। देन कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स 50 लाख कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंसिडर होगा। रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं कंसिडर होगा, इसको टोटल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हो गया ओन फंड। तो दिस वाज वन ऑफ द कैटेगरी जो आपको इंस्टीट्यूट पूछती है बार बार, ओन फंड एंड नेट ओन फंड कैलकुलेट करना। क्लियर है यहाँ तक? नाउ सी, एक था इनकम रिकॉग्निशन, ठीक है। इनकम रिकॉग्निशन के लिए अपन ध्यान में रखेगा बेसिकली एक एनबीएफसी का इनकम कहां से होता है? एडवांसेस देके लोगों को लोन्स एंड एडवांसेस जो देता है, या फिर उस पैसे को वो इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी के शेयर्स में, या फिर डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब के अंदर में, राइट। इफ किसी को एडवांस दिया तो उससे क्या इनकम होगा? इंटरेस्ट इनकम होगा, या फिर कोई अदर इनकम। अदर इनकम मतलब प्रोसेसिंग फीस वगैरह, ठीक है, वो सारा अदर इनकम में आता है। और इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया तो डिविडेंड मिलेगा, और यदि डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में किया तो वहां पे तो फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। अब पता करना है कि एक एनबीएफसी अपने बुक्स में इनकम कब रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है। इफ तुम्हारा परफॉर्मिंग एसेट, जैसे आपने बैंकिंग में पढ़ा था, परफॉर्मिंग एसेट्स है तो एक्रूवल बेसिस, एंड इफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हुआ तो कैश बेसिस से हम लोग क्या करेगा? इनकम को रिकॉग्नाइज करेगा। वेयर एज शेयर्स के केस में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम को कब कंसिडर करना है? व्हेन राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टैब्लिश्ड। ध्यान रखना, एक तरह से एक्रूवल ही हो गया। राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टैब्लिश्ड, जरूरी नहीं पेमेंट मिल गया, यानी कंपनी ने एक बार डिक्लेयर कर दिया कि वो डिविडेंड देंगे, इसका मतलब हमें मिलेगा। इफ हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो मेरा बुक्स में भी इनकम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। वेयर एज इन केस ऑफ डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उस केस में क्या बोला है? अक्रूवल बेसिस, राइट। ये ध्यान रखना, राइट टू रिसीव इसलिए लिखा जाता है when, that is when dividend is declared not proposed। proposed होने से राइट टू रिसीव नहीं होता है, डिक्लेयर होने से ही क्या होगा? राइट टू रिसीव बन गया मेरा। उसी दिन हम लोग एक एनबीएफसी अपने बुक्स में उसको इनकम रिकॉग्नाइज कर लेगा। इज इट क्लियर? फटाफट ये पार्ट आप लोग भी नोट डाउन करके रखो, फिर देखते हैं कि अपन एनपीए कब होता है इन केस ऑफ एनबीएफसी, एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स क्या है फॉर एनबीएफसी। सो लेट्स सी प्रोविजनिंग नॉर्म्स, ठीक है। एक एनबीएफसी कैसे अपना प्रोविजंस बुक्स में क्रिएट करेगा या बनाएगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड इसलिए कॉम्प्लिकेटेड बोल रहा हूं। आप क्या करते हो, इन रेट्स को जो एनबीएफसी में कंपनीज एक्ट का जो दिया हुआ है रेट्स, ये आप मिक्स कर देते हो बैंकिंग के साथ में, बैंकिंग रेगुलेशन के साथ में। तो इफ यू वांट तो आप भी इस तरीके का एक चार्ट बना सकते हो जहां पे बैंकिंग और एनबीएफसी का रेट्स पैरेलल रहेगा, ठीक है। और अभी अपन समझने के लिए आराम से इससे काम करेगा। देखो, दो तरह का एनबीएफसी, एक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट और एक नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। प्रोविजन का रिक्वायरमेंट कब आएगा? जब वो एडवांसेस एनपीए बन जाए। जब तक वो परफॉर्मिंग है, मतलब टाइम टाइम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट कर रहा है, तो प्रोविजन नहीं बनाना। जिस दिन वो एनपीए बन जाता है उस दिन टेंशन होता है ना कि पैसा डूबने का डर है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा क्या करता है, प्रोविजंस बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब एनपीए कब बनता है? ड्यू डेट से एनपीए बन गया। एनपीए क्लासिफिकेशन में 3 कैटेगरी है, 4 कैटेगरी अपना। यहाँ पे बैंकिंग के केस में 4 था, क्या क्या था? स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट, ठीक है। यहाँ पे भी 4 ही है अपने पास में, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस। बैंकिंग के केस में डाउटफुल के अंदर 2 था, डाउटफुल सिक्योर्ड,
डाउटफुल, अनसिक्योर्ड। बट एनबीएफसी के केस में ऐसा कुछ नहीं है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बोल के नहीं है, सिर्फ सिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड को इन लोग एक ही पार्ट मानता है, ये अलग करके मैंने लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये 100% का ही पार्ट है। अब मेन दिमाग में रखना क्या है, क्वेश्चन आपको सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट का है चाहे नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहां पड़ेगा आपको, सिर्फ ये एक कैटेगरी में, स्टैंडर्ड एसेट्स के केस में। एनपीए स्टैंडर्ड इन केस ऑफ नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, मतलब छोटा कंपनी है तो उनको बोला है कि आप थोड़ा ज्यादा टाइम तक वेट करो। ओवर ड्यू डेट यानी एडवांसेस ओवर ड्यू अप टू 6 महीना, यानी ड्यू डेट से लेके 6 महीना हो गया है तब तक हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एनपीए बोलेंगे उसको। ड्यू डेट से लेके 6 मंथ तक हम लोग स्टैंडर्ड एनपीए बोलेगा। लेकिन इन केस ऑफ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, बड़ा कंपनी है तो उन लोग ज्यादा वेट नहीं करता है, ड्यू डेट से लेके 3 मंथ तक हो गया तब वो स्टैंडर्ड एनपीए है, ठीक है। अब बात आता है प्रोविजनिंग, बोलता है छोटा कंपनी है तो छोटा प्रोविजन बनाओ, लेकिन बड़ा है इंपॉर्टेंट है तो उनको प्रोविजन भी ज्यादा करना पड़ेगा। बस ये दिमाग में रखना है, छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा। छोटा वाला कितना 0.25% बनाएगा और बड़ा वाला 0.40% बनाएगा। अब एक चीज याद करो, बैंकिंग, बैंकिंग के अंदर में स्टैंडर्ड के अंदर में 4 चीज था, 0.25, 0.75, 1, 2, 0.4, ठीक है। तो उसमें 0.25 और 0.4 था ना, तो यहाँ पे भी 0.25 और 0.4 स्टैंडर्ड के लिए दिया गया है, लेकिन 0.25 किसके लिए, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, छोटा रेट फॉर द छोटा लोग, एंड 0.4 बड़ा रेट फॉर द बड़ा लोग। ये स्टैंडर्ड के केस में ध्यान रखना है, एक तो रेट ध्यान में रखना है, सेकेंडली क्या ध्यान में रखना है, एनपीए सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये, एडवांसेस ओवरड्यू अप टू 6 मंथ्स है। इन केस ऑफ नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इट इज अप टू 6 मंथ्स, whereas for systematically important it is up to 3 months। तो आपको ये क्लासिफिकेशन करना आना चाहिए। ड्यू डेट से लेके 6 महीना तक है लेंगे हम लोग फॉर नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, ड्यू डेट से लेके 3 मंथ्स तक लेंगे फॉर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो 6 महीना खत्म, 6 महीने से लेके नेक्स्ट 18 मंथ्स ये है मेरा सब स्टैंडर्ड। 6 मंथ से लेके 18 मंथ्स तक, 6 मंथ से लेके नेक्स्ट 18 मंथ्स तक हम लोग मानते हैं उसको सब स्टैंडर्ड फॉर नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, वेयर एज इन केस ऑफ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट 3 मंथ से लेके 12 मंथ्स तक। क्लियर है। इंक्रीज कितना हुआ है, 12 महीने तो हुआ है, 12 प्लस 6 कितना किया 18 ही तो हुआ है, और वहां पे एग्जैक्ट 12 मंथ तक लेके जा रहे हैं उन लोग। आई बात समझ में, 3 महीने से लेके 12 महीने तक है तब वो मेरा सब स्टैंडर्ड कहलाएगा। बट इन केस ऑफ नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट 6 मंथ से लेके 18, बिकॉज लास्ट क्या था 6 महीना, तो 6 से लेके 18 और यहाँ 3 था तो 3 से लेके 12 महीना, ये आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है। अब 18 मंथ से भी बियॉन्ड चला गया देन इट बिकम्स डाउटफुल, या फिर 12 मंथ से बियॉन्ड चला गया देन इट बिकम्स डाउटफुल। कितना बियॉन्ड, डाउटफुल में टेंशन नहीं है, चाहे वो सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड वाले पार्ट अपने को समझना है, 0 to 1, 1 to 3, मोर देन 3, जो बैंकिंग में था वही सेम है यहाँ पे, 0 to 1, 1 to 3 एंड मोर देन 3। क्लियर है। अब देखो रेट्स, रेट्स को याद करते हैं, सिर्फ रेट्स एनबीएफसी के केस में सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एंड नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, इसमें डिफरेंस है फॉर स्टैंडर्ड, बाकी सब में सेम है। एग्जाम में आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन आए चाहे इसके ऊपर क्वेश्चन आए, बस इसका जो प्रोविजनिंग है ये अलग बनेगा, बाकी सब केस में रेट तो सेम है। दिमाग में क्या रखना है फिर, मंथ्स, यहाँ पे 6 महीना तक है और इसमें 3 मंथ्स तक, 6 to 18, 3 to 12, ये ध्यान रखना है। फिर 0 to 1, 1 to 3, इसमें मोर देन 18 मंथ्स होने के बाद में वहां से लेके 1 साल, 1 से 3 साल, मोर देन 3 इयर्स, और यहाँ पे 12 मंथ्स हो गया खत्म, 12 मंथ से तुम्हारा नेक्स्ट 1 ईयर, फिर 1 से 3 एंड मोर देन 3, ये ध्यान में रखना है। पहला क्या है, रेट में डिफरेंस है, छोटे में छोटा रेट 0.25, बड़े में बड़ा रेट 0.4, ठीक है। अब बात करते हैं सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड कितना है, दोनों के लिए 10%, दोनों के लिए 10%, डाउटफुल में 20, 30, 50, 20, 30, 50, डाउटफुल हो गया तो डबल मार गया, ठीक है। डबल के बाद 20, 30, 50, 20, 30, 50, क्लियर है ये वाला चीज। उसके बाद में 100,
डाउटफुल अनसिक्योर्ड हो, चाहे वो लॉस एसेट है, उसको अपन 100% कैटेगरी में लेगा। ये चीज क्लियर है। बट ध्यान रखना बैंकिंग के केस में क्या करता था, मोर देन 3 इयर्स होता था तो क्या होता था, 100% लेते थे। बट यहाँ पे बैंकिंग में क्या था, सिक्योर्ड के लिए 100 था, बट यहाँ पे 50% है। बस इतना सा दिमाग में, क्या चीज 25 और 40 बैंकिंग में था, 25-40। देखो आओ दोनों को कंपैरिजन से भी याद करने का कोशिश करता है। ये था कंपैरिजन स्टैंडर्ड एसेट में, वहां पे बैंकिंग में ये 5 अलग अलग चीज था, ठीक है। ऐसा एनबीएफसी में है नहीं, एनबीएफसी में सीधा क्या है 0.25 0.40, बट वहां पे क्या था 0.25 0.75 1 2 0.4 स्टैंडर्ड के लिए बैंकिंग में। फिर सब स्टैंडर्ड में एक क्या आ गया तुम्हारा, सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वाला था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सब स्टैंडर्ड है। सब स्टैंडर्ड के लिए बस ड्यूरेशन ध्यान में रखना है, 6 मंथ से लेके 18 मंथ्स इन केस ऑफ नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, एंड 3 to 12 फॉर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। रेट क्या है 10% दोनों के लिए, क्लियर है। एंड डाउटफुल सिक्योर्ड में देखो यहाँ पे भी सेम है, 0 to 1 1 to 3 मोर देन 3, बस रेट्स अलग है 20 30 50। और ये चाहे सिस्टमेटिकली हो चाहे नॉन सिस्टमेटिकली फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ेगा, फिर से बोल रहा हूँ, 0.25 0.4 फर्स्ट स्टेज में, एंड मंथ्स, ड्यू डेट से 6 मंथ्स, ड्यू डेट से 3 मंथ्स, 6 से 18, 3 से 12, बस ये दिमाग में रखना है आप। आई बात समझ में। और क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो सारा का सारा एडवांसेस को हम लोग सिक्योरिटी मानते हैं, क्लियर है। इसके ऊपर बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है, ठीक है। सबसे पहले अभी अपना काम रहेगा इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। पहले इंस्टीट्यूट का बुक का करते हैं एंड देन अपना कंपाइलर। नंबर 3 था, थ्री से पहले 4 देखना, 3 को थोड़ा सा बाद में करता है अपन, 3 से पहले 4 देखो। While closing its books of accounts on 31st of March, a non-banking financial company has its advances classified as follows. आपको करना क्या है, calculate the amount of provision which must be made against the advances as per NBFC। अपने को तो नॉन सिस्टमेटिकली भी फोकस करना है, अब वो चाहे डिपॉजिट है चाहे नॉन डिपॉजिट, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो नॉन सिस्टमेटिकली में क्या था, 0.25 छोटा लोग है, वहां से शुरू होता है, तो स्टैंडर्ड है तो कितना होगा, सब स्टैंडर्ड है तो अप टू 1 ईयर, 1 to 3, मोर देन 3, अनसिक्योर्ड, लॉस, 5 मार्क दे देगा आपको एग्जाम में। बस और कुछ नहीं करना, बस रेट्स दिमाग में होना पड़ेगा। सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस मानते हैं इन चैप्टर्स को, बट इन चैप्टर्स को इनिशियल स्टेज में किया जाए तो रिवीजन का टाइम बार बार रहता है। ऐसा लगता है कि यार वो जो पढ़ा था याद नहीं, तो आप बार बार रिवाइज करोगे। इफ एकदम सिलेबस के लास्ट में पढ़ोगे ना, ये लास्ट ही रह जाता है। क्लियर है ये वाला चीज, कुछ नहीं, लास्ट में पढ़ने से रिवीजन कम होता है, लेकिन पहले जितना पढ़ाएगा तुमको ऐसे डर रहेगा कि यार हम भूल तो नहीं गया, एक बार फिर से आज देख लेते हैं। एंड मेरा फिलोसॉफी है गिव इंपॉर्टेंस टू द स्मॉल टॉपिक्स। बड़ा टॉपिक्स तो भाई कितना भी कर लो कभी खत्म ही नहीं होता है, नेवर एवर। अब देखो नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 को एकदम अच्छे से करता है अपन। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और कंफ्यूज कर देता है। कंफ्यूज क्यों करता है, क्योंकि तुम लोग इसको अच्छे से ब्रेक नहीं कर पाते हो, एग्जाम में पैराग्राफ देख के डर जाते हो। कुछ है नहीं, अच्छे से पढ़ेगा हो जाएगा। ब्राइट फाइनेंस लिमिटेड इज अ एनबीएफसी। It provides you with the following information regarding its outstanding amount, rupees 200 lakh, of which
इंस्टॉलमेंट्स आर ओवरड्यू ऑन 200 अकाउंट्स फॉर लास्ट 1 मंथ, ठीक है, उसमें से 200 अकाउंट्स का तो लास्ट 1 महीना से ओवरड्यू चल रहा है। अमाउंट ओवरड्यू 440 लाख ऑन 24 अकाउंट। टोटल कितना है? 200 अकाउंट्स है। टोटल लोन्स एंड एडवांसेस कितना है? 200 लाख आपका क्या है? लोन्स एंड एडवांसेस है। 200 अकाउंट्स का ओवरड्यू चल रहा है। ब्रैकेट में क्या बोला? अमाउंट ओवरड्यू ₹40 lakhs ऑन अकाउंट ऑफ 24 अकाउंट्स फॉर 2 मंथ, यानी 200 अकाउंट ऐसा है जिसका लास्ट 1 महीना से पैसा नहीं आ रहा है, ओवरड्यू चल रहा है, जिसका वैल्यू कितना है? 40 लाख। टोटल है देखो 200 लाख, लोन्स एंड एडवांसेस दे रखा है हमने, टोटल वैल्यू है 200 लाख। अब उस 200 लाख का ब्रेकअप बता रहा है, जितने भी नंबर ऑफ अकाउंट्स है उसमें से 200 अकाउंट ऐसा है जिनका 40 lakhs का ओवरड्यू चल रहा है फॉर लास्ट 1 मंथ। और हमें लास्ट लाइन पढ़ लो, क्लासिफाई द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन लाइन विद एनबीएफसी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट में क्या था? अप टू 3 मंथ्स, 3 मंथ स्टैंडर्ड मानेगा, तो ये जो 40 lakhs है ये आपका स्टैंडर्ड में आ जाएगा ना, बिकॉज 1 मंथ ही ओवरड्यू हुआ है, तो ये मेरा 40 lakhs कहाँ चला जाएगा? स्टैंडर्ड। फिर तो यानी 200 में से 400 का कहानी तो हो गया, बचा 160। क्लियर है ये? देन आगे क्या बोला? 24 अकाउंट्स फॉर 2 मंथ्स, ये भी 3 मंथ्स तो हुआ ही नहीं ना, तो इसको भी अपन क्या लेगा? स्टैंडर्ड। तो यानी 160 में से 20 lakhs का भी हम 24 lakhs का काम हो गया। कितना बचा? अभी भी 136 लाख का कुछ ना कुछ देखना है, क्या करना है क्या नहीं करना। ऑन 10 अकाउंट्स फॉर मोर देन 30 मंथ्स। मोर देन 30 मंथ्स का मतलब क्या हो गया? 3 महीना तो खत्म, 12 महीना भी खत्म। कौन सा कैटेगरी में आ रहा है? डाउटफुल 0 to 1 में आएगा या 1 से 3 में आएगा? हाँ, कितना था अपना? अमाउंट ओवर ड्यू 20 लाख है ऑन 10 अकाउंट्स फॉर मोर देन 30 मंथ्स। मोर देन 30 मंथ्स बोले तो किस में चला जाएगा? फटाफट बताओ। 1 to 3 में आ गया आपका। चलो 1 to 3, आपने बोला 1 to 3 में मान लिया। 1 to 3 में आप बोल रहे हो कितना है? 20 लाख ऑन 4 अकाउंट्स फॉर मोर देन 2 years। मोर देन 2 years, यहाँ पे देखो साफ साफ बोल रहा है मोर देन 2 years, बोले तो 1 ओवरड्यू अमाउंट मोर देन 2 years हो चुका है, तो मोर देन 2 years तो 1 से 3 years का कैटेगरी में नहीं आएगा क्या? आपका पहले था ड्यू से 3 months, फिर ड्यू डेट से 12 महीना, ठीक है, उसके बाद में क्या है? 0 to 1 ड्यू डेट, सब कुछ ड्यू डेट से 1 साल, ड्यू डेट से 3 साल, फिर मोर देन 3 years, तो ये तुम्हारा किस में चला जाएगा? फिर 1 to 3 0 to 1 एक ही होता है। क्या चीज? 12 महीने से 1 महीना। हाँ, वो जो तुम बोला डाउटफुल वाला ना, वो 12 महीना खत्म हो गया एनपीए डेट से, 12 महीना एक्सपायर होने के बाद, उसके बाद 1 साल हो। हाँ, उसके बाद 1 साल हो, एंड देन वो 12 महीना से 3 साल, वो 12 महीना से मोर देन 3 years कंसिडर करना है। आपके पास में टोटल देखो कितना था, अच्छे से इसको सॉल्व करता है फिर से। आपके पास में टोटल 200 लाख है एडवांसेस, आपके पास एडवांसेस कितना है? किसका बनाना है अपने को? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट का बनाना है। तो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट के अंदर में हम लोग के लिए स्टैंडर्ड कैटेगरी क्या होता है?
ड्यू डेट से लेके 3 मंथ्स मेरा सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? और तो कोई रिक्वायरमेंट पार्ट नहीं है ना इस क्वेश्चन में? नहीं। हाँ, ड्यू डेट से 3 मंथ तक आपका क्या होगा? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट में। देन सब स्टैंडर्ड क्या होता है? हाँ, एनपीए डेट से 12 महीना लेना है अपने को फॉर सब स्टैंडर्ड। देन डाउटफुल के लिए क्या था? वो 12 महीना तो खत्म हो चुका, उसके बाद 1 साल, 1 से 3 साल एंड मोर देन 3। और एक कैटेगरी अपना डाउटफुल अनसिक्योर्ड, और एक लॉस एसेट। ठीक है, यहाँ पे रेट्स क्या क्या था अपने पास? पॉइंट बड़ा है तो बड़ा रेट रहेगा, उसके बाद में 10%, 20, 30, 50, 100 ये रेट है। अब अपने को वैल्यूज निकालना है। वैल्यूज के लिए देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। 200 लाख का पहला तो बोला उन्होंने 200 अकाउंट 40 लाख के ऐसे हैं जो मेरे स्टैंडर्ड कैटेगरी में, तो 40 लाख आ जाएगा। इधर अमाउंट का एक कॉलम बना लेते हैं अपन। उसके बाद 24 लाख भी इधर आ जाएगा। क्लियर है? देन कितना है आपके पास में? 10 accounts for more than 30 months। 10 accounts for more than 30 months मतलब कैसे? सुनो, ड्यू डेट से लेके 12 महीना तक एक कैटेगरी है, सब स्टैंडर्ड तक 12 महीना गया, फिर 1 साल तक यानी और 12 महीना, तो 24 मंथ्स। ये कितना है? 30 मंथ्स है ना, यानी ये तो और 1 साल से ऊपर चला गया। ये तो 1 से 3 इयर्स का कैटेगरी में आया या नहीं आया? 0 से 12 मंथ्स तक तो ठीक है, समझ में आता है कि मेरा सब स्टैंडर्ड कैटेगरी रहेगा। फिर सब स्टैंडर्ड का 12 महीना खत्म, नेक्स्ट 1 ईयर बोले तो 12 मंथ्स, तो वही तो 0 to 1 होगा। तो 12 + 12 24 मंथ्स ही हुआ। बट यहाँ तो 30 मंथ्स बोल रहा है ना, तो ये तो 1 to 3 इयर्स का कैटेगरी में आ गया मेरा। कितना वैल्यू है? 20 लाख यहाँ आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्या था? इसका काम हो गया, डन डन। 4 अकाउंट ऐसा है फॉर मोर देन 2 इयर्स, ये तो साफ साफ बोल रहे हैं मोर देन 2 इयर्स, यानी 12 महीना खत्म हो चुका होगा, फिर और 12 महीना खत्म हो गया, तभी तो मोर देन 2 इयर्स जाएगा। तो 1 to 3 इयर्स में आएगा। कितना है वैल्यू? 20 लाख, ये वही है ना? आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड एसेट, अमाउंट ओवर ड्यू 20 lakhs, ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड एसेट। यस, ऑलरेडी उसको सब स्टैंडर्ड बना चुका है। सब स्टैंडर्ड मतलब बोले तो 12 महीना, उससे क्या हो चुका है? कितना महीना आगे चले गए अपन? 2 साल। तो प्रैक्टिकली अपन कितना आगे चले गए? सब स्टैंडर्ड तो 12 महीना। ठीक है, कंफ्यूजन है, इसको मैं होल्ड में रख देता हूँ। अभी तुम लोग को लिंक कराऊंगा इसको कि कैसे कैलकुलेशन होगा। आगे देखो, वन अकाउंट ऑफ ₹10 लाख विच हैज बीन आइडेंटिफाइड एज नॉन रिकवरेबल। इसमें तो मानना ही सीधा लॉस में डाल दें। 10 लाख इधर आ गया। देन आगे बढ़ो। Out of 10 accounts overdue for more than 30 months, 6 accounts are already identified as substandard, amount 6 lakh। इसका मतलब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस 30 मंथ्स वाले के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जितना भी लैंग्वेज है
देखो जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ वो एक ही बारे में बात कर रहा है। ये 10 अकाउंट फॉर मोर देन 30 मंथ्स था, यानी 10 अकाउंट्स मोर देन 30 मंथ्स में कितना है? 10 अकाउंट है टोटल। इस 10 अकाउंट में 4 अकाउंट और 6 अकाउंट के बारे में डेटा दिया है ना। टोटल इस 10 अकाउंट को मिला के 20 लाख है रुपीज में। उसमें से 4 अकाउंट का ऊपर में बोला था फॉर मोर देन 2 इयर्स है, उसका वैल्यू है 20 लाख। अभी नीचे में क्या बोल रहा है? 6 अकाउंट जिसका वैल्यू कितना है? आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड, इसके बारे में तो बोल रहा है। यानी इसका मतलब तुम्हारा जो बाइफर्केशन है वो क्या है? 14 और 6 लाख है। ये तुम्हारा 6 लाख और ये तुम्हारा, बस ये बाइफर्केशन है सिंप्लीफाइड। यही बोलना चाहता है क्या? फिर से समझे ये वाला। देखो यहाँ पे तुमने को क्या बोला, सबसे पहले ये चेक करो कि ऑन 10 अकाउंट्स फॉर मोर देन 30 मंथ्स, ठीक है, फॉर मोर देन 30 मंथ्स है 10 अकाउंट जिसका अमाउंट ओवर ड्यू है 20 लाख, एंड ऑन 4 अकाउंट्स फॉर मोर देन 2 इयर्स है, ठीक है, अमाउंट ओवर ड्यू है ₹20 लाख, ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड एसेट, यानी हम उसको सब स्टैंडर्ड बना चुके थे, अब उससे वो 2 साल और आगे चला गया, तो 1 से 3 ईयर कैटेगरी। नीचे में देखो क्या बोला, 6 अकाउंट्स आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड, अमाउंट है 6 लाख का, फॉर मोर देन 12 months and others are identified as substandard asset for a period of less than 12 months। तो मेरे को यहाँ पे एक चीज बताओ, मैं कैसे तुम लोग को चार्ट बनाना था मुझे, एक नीचे चार्ट बनाता है अपन, क्वेश्चन को और ब्रेक करता है, तुम लोग को और क्लैरिटी के साथ समझाता है। टोटल है 200 लाख, कितना अकाउंट है? क्योंकि यहाँ पे 200 लाख है, मुझे क्या करना है, अलग अलग वैल्यूज निकालना है। क्वेश्चन ने जितना वैल्यूज दिया मुझे वो वैल्यूज बताओ, जितना वैल्यूज बोल रखा है। जितना वैल्यूज है वो बताओ मुझे। एक 40 लाख के बारे में कुछ बोला है, देन एक 24 लाख के बारे में कुछ बोल रहा है, 24 लाख, देन 20 लाख, 20, 10, एक और है 6, इतना ही कहानी है। एक तुम्हारा है 40 लाख, एक 24 है, ठीक है, एक 10, 26, अब इसका ही पार्ट है वो 6। ये अरे वो 10 अकाउंट का तो बाइफर्केशन क्वेश्चन बता रहा है। नीचे 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 और एक 2 लाइन के बाद में देखो और एक दिया हुआ है यहाँ पे आपके पास। हाँ तुम्हारा ये, इसका सुनो, इसके बारे में जो मैं अभी येलो कर रहा हूँ ना, इस 20 लाख का बाइफर्केशन दिया हुआ है अलग से। इस 20 लाख का बाइफर्केशन क्या है, 6 अकाउंट ऐसे हैं आपके जो 6 लाख वाले हैं, तो बाकी 4 अकाउंट होंगे 14 लाख वाले। क्लियर है? तो यानी एक 20 लाख तो अलग है, लेकिन इस 20 लाख का सपोज आई कैन से बाइफर्केशन दिया हुआ है मेरे पास में, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ एक 14 लाख होगा और एक, इतना डेटा आपके पास में क्वेश्चन में क्या बोला, एक 40 लाख के कितने अकाउंट्स हैं? 20 अकाउंट है या 200 अकाउंट था? 200 अकाउंट। 24 लाख के लिए कितना अकाउंट्स है?
इसके लिए 10 अकाउंट्स है जिसका बाइफिकेशन है, ये है 4 अकाउंट्स और ये है 6 अकाउंट्स। ये 20 लाख कितने हैं? 4 अकाउंट्स और ये 10 लाख 1 अकाउंट। ये बाइफिकेशन दे रखा है, क्लियर है। अब आपको क्वेश्चन ने बोला था बस इसको बना के बताओ। पहले तो ये कैलकुलेट करो कि आप पूरा 200 लाख कवर हो गया है क्या। 40 लाख प्लस 24 लाख प्लस 20 लाख प्लस 20 लाख प्लस 10 लाख, क्या आपका 200 लाख कवर्ड हो गया है क्या? कुछ तो मिसिंग है, यानी सारा एडवांसेस को हमने कवर नहीं किया। कितना मिसिंग है? 86 लाख मिसिंग है। जब किसी चीज के बारे में कुछ नहीं बताए तो क्या मानना है? स्टैंडर्ड के अंदर में मानेगा। तो यहाँ पे एक चीज निकला है मेरा, इसको बनाने से 86 लाख बैलेंसिंग फिगर अंडर स्टैंडर्ड, इसको मानेगा। क्लियर है। तो स्टैंडर्ड का वैल्यू कितना आ रहा है? अब मैं स्टैंडर्ड की बात करूं, 40 प्लस 86 प्लस 24, यही होगा स्टैंडर्ड। ये 3 तुम्हारा स्टैंडर्ड में चला जाएगा, क्योंकि ये तीनों लेस देन 3 मंथ्स है। ये तीनों लेस देन 3 मंथ्स है। क्लियर है। अब बात करते हैं सब स्टैंडर्ड कैटेगरी। सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में कितना है? अच्छे से देखो, ये वाला पार्ट, तीस अकाउंट जो ओवरड्यू फॉर मोर देन 3 मंथ्स है, उसके अंदर में क्या क्या बोला है क्वेश्चन में? 6 अकाउंट ऐसे हैं जिसमें मोर देन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी से भी आगे चला गया अपन, और 4 अकाउंट क्या है? 4 अकाउंट को कहां क्लासिफाई करके रखना है? उसको तो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में दिखाना है मुझे। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि आपने जो ये चार्ट बनाया है वो 20 लाख में टोटल 10 अकाउंट है, 10 में से 6 लाख तो क्या हो चुका है? मोर देन 12 मंथ्स में जा चुका है। यानी इसको मैं कहां दिखाऊंगा? ये जाएगा मेरा डाउटफुल 0 to 1 ईयर। ये मेरा सब स्टैंडर्ड में ही रखना है, बिकॉज ये क्या है? लेस देन 12 मंथ्स हो गया ना। अरे 6 टोटल 10 अकाउंट है, 10 अकाउंट में से 6 अकाउंट मोर देन 12 मंथ्स जा चुका है, तो बाकी 4 क्या है? लेसर देन 12 मंथ्स में ही अभी तक। तो ये मेरा सब स्टैंडर्ड कैटेगरी है, ये मेरा सब स्टैंडर्ड कैटेगरी। तो मेरा सब स्टैंडर्ड में कितना आ जाएगा? 14 लाख। और डाउटफुल 0 to 1 में कितना आ जाएगा? 6 लाख। ठीक है। उसके बाद क्या है? 20 लाख तो मोर देन 12 में था ये मेरा। ये 4 अकाउंट जो थे मेरे, ये तो 1 से 3 इयर्स वाली कैटेगरी में, मोर देन 2 इयर्स हो गया था ना, तो ये 1 से 3 ईयर। और ये मेरा लॉस एसेट की कैटेगरी में। सो 1 से 3 ईयर में कितना आ जाएगा? 20 लाख। 20 प्लस 20 तो लिखा हुआ ही है मेरा। क्लियर है ये चीज। और लॉस एसेट में आ गया मोर देन 3 में कोई है क्या? कुछ है ही नहीं। डाउटफुल अनसिक्योर्ड नहीं है। इस तरीके से आपका वैल्यूज निकलेगा। क्वेश्चन का बाइफिकेशन समझ में आया?
इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, प्रोविजनिंग तो जस्ट मल्टीप्लाई करना है। एक और सिमिलर जैसा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है ऐसे जो इंस्टीट्यूट बार बार पूछती है, उसका अपन प्रैक्टिस करते तो क्लैरिटी आएगा। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन करो। इस तरीके से आप चार्ट बनाना, अलग अलग करके बैलेंसिंग फिगर आपने निकाला है, वरना समझ में नहीं आएगा जब आप रिवाइज करोगे कि बैलेंसिंग फिगर निकला कैसे। यहाँ पे देखो 20 लाख रुपए क्या बोल रहे हैं, फॉर मोर देन 30 मंथ्स है, 10 अकाउंट्स फॉर मोर देन 30 मंथ्स है। तो मोर देन 30 मंथ्स का तो मतलब क्या हो गया, 12 महीना तक तो सबस्टैंडर्ड, फिर 1 साल तक डाउटफुल, उससे भी तो ज्यादा हो गया ना। और आगे बचा हुआ 4 अकाउंट के लिए क्या लिखा, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में माना था इसको, जिसका बाइफिकेशन आगे जाके बोल रहे हैं, यही वाला तो बोल रहा है ना 4 अकाउंट्स वाला, ये तुम ये वाला पार्ट बोल रहे ये। तो मोर देन 2 इयर्स चला गया ना, तो वो तो वहां जाएगा। और बचा ये वाला, ये वाले के अंदर में जो ये मोर देन 30 मंथ्स है ना, जो टोटल 20 लाख है, उसके अंदर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सिर्फ 6 अकाउंट ऐसे हैं जिसको आपको क्या करना है, मोर देन 12 मंथ्स में लेके जाना है, और बाकी 4 अकाउंट्स आपका क्या रहेगा, लेसर देन 12 मंथ्स में रहेगा। इसका जो कहानी है, ये कहानी जो है, इसका बाइफिकेशन नीचे जाके दिया इन्होंने। ऑलरेडी हम लोग उसको क्लासिफाई कर चुके थे सब स्टैंडर्ड में, अब उसका कितना हो चुका है, फॉर मोर देन 12 मंथ्स चला गया है। मतलब वो 12 महीना तक हो चुका था, ऑलरेडी उसको सब स्टैंडर्ड में हम दिखा चुके थे, अब उसका 2 साल चला गया, मोर देन 2 इयर्स में हो गया है। हाँ, उससे 2 साल हो गया मेरा, सब स्टैंडर्ड से 2 साल हो चुका है, तो मेरा 1 to 3 ईयर कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसको प्रॉपर्ली इसी तरीके से उतार के रखना आप लोग। देन उसके बाद अपन और एक अच्छा क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का मॉड में वो करेगा।